केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 7 की। और आज के लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जिसे हम आवासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। छद्म या आवासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती। ऐसी अभिक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की भांति व्यवहार करती है, क्या कहलाती है? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिएगा। ऐसी अभिक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती है, परंतु विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की भांति व्यवहार करती है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या परिभाषा है, वापस से सुन लो। ऐसी अभिक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती है, वास्तव में उसकी कोटि कुछ और होती है, प्रथम कोटि की वो वास्तव में नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की भांति व्यवहार करती है। विशेष परिस्थिति में ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये विशेष परिस्थिति क्या है। देखिएगा, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिएगा कोई लड़का है, इस छद्म का मतलब बता रहा हूँ। छद्म या आवासी का क्या मतलब होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। मान लीजिएगा कोई लड़का है, वो वास्तव में अच्छा नहीं है, वास्तव में अच्छा नहीं है, परंतु विशेष परिस्थिति में, मान लीजिएगा अपनी मम्मी पापा के सामने, मान लीजिएगा अपने टीचर्स के सामने, कुछ विशेष परिस्थिति में वो क्या बन जाता है? अच्छा बन जाता है। विशेष परिस्थिति में अच्छे लड़के की भांति व्यवहार करता है। विशेष परिस्थिति में अच्छे लड़के की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। तो ऐसे लड़के को हम क्या कहेंगे? ऐसे लड़के को हम कहेंगे छद्म अच्छा लड़का, आभासी अच्छा लड़का। तो आभासी या छद्म का मतलब क्या होता है? जो चीज़ वास्तव में जैसी होती है, जो चीज़ वास्तव में जैसी होती है, विशेष परिस्थिति में वैसी नहीं होती। इसी प्रकार की चीज़ को, इस प्रकार की चीज़ को परिभाषित करने के लिए हम काम में लेते हैं छद्म या आवासी शब्द। तो बताओ, ये जो लड़का है वो वास्तव में अच्छा नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? अच्छे लड़के की भांति। विशेष परिस्थिति मान ली जैसे टीचर्स के सामने, अपने मम्मी पापा के सामने, अपने बड़े भाई के सामने। तो बताओ, ऐसे लड़के को हम क्या कहेंगे? छद्म अच्छा लड़का। उसी प्रकार से ऐसी अभिक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की भांति क्या करती है? व्यवहार। अब यहाँ पर अभिक्रिया में विशेष परिस्थिति आपको क्या लेनी है? देखिएगा, विशेष परिस्थिति का यहाँ पर तात्पर्य है कि अभिक्रिया में किसी एक अभिकारक को
आधिक्य में लेना होता है। किसी एक अभिकारक को किस में लेना होता है? आधिक्य में। जब आप किसी एक अभिकारक को आधिक्य में ले लेते हो तो ऐसी स्थिति में उस अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो नियत हो जाती है और इस कारण से अभिक्रिया का वेग अब उस अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में उसकी कोटि अलग होती है और आणविकता क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो विशेष परिस्थिति क्या करनी है? किसी अभिकारक को आधिक्य में लेना है। किसी एक अभिकारक को किस में लेना है? आधिक्य में। जैसे ही आप उसको आधिक्य में लोगे तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? नियत। सांद्रता क्या हो जाएगी? नियत। और ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग इस अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा जिसको आपने किस में लिया है? आधिक्य में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा समुद्र है, समुद्र में खूब सारा पानी होता है, अथाह मात्रा में पानी होता है, पानी की मात्रा आधिक्य में होती है, तो बताओ क्या इसकी सांद्रता नियत है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें पानी क्या है? बहुत सारी मात्रा में। आप इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिएगा इसमें आपने 2-4 बोरी नमक की डाल दी समुद्र के पानी में, तो क्या बताओ इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी क्या? नहीं। क्या इसकी सांद्रता कम हो जाएगी? यदि आप इसमें से कुछ मात्रा नमक की निकाल लोगे आसवन की प्रक्रिया के द्वारा, तो बताओ क्या सांद्रता कम हो जाएगी क्या? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ आधिक्य में होता है तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? नियत हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिएगा कोई अभिक्रिया है A+B से उत्पाद बन रहा है, ठीक है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण प्रायोगिक तौर पे मुझे प्राप्त हुआ वेग बराबर K, A की सांद्रता की घात 1 और B की सांद्रता की घात 1। ये प्रायोगिक तौर पर मुझे वेग समीकरण प्राप्त हुआ। तो मुझे बताओ इसकी कोटि अभी कितनी होगी? 2। 1 और 1 कितनी हो गई? 2। और इसकी आणविकता बताओ, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। तो आणविकता कितनी होगी? 2। अब मैंने क्या किया? इस अभिक्रिया में B को आधिक्य में ले लिया। B को किस में ले लिया? आधिक्य में। जैसे ही B को आधिक्य में लोगे तो अब इस अभिकारक B की सांद्रता क्या हो जाएगी? नियत। और जब इसकी सांद्रता नियत हो जाएगी तो अब इस अभिक्रिया का वेग B की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे घात कितनी लगाऊंगा मैं? 0। तो बताओ अब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। तो अब ये जो अभिक्रिया है ना, इसको हम क्या कहेंगे? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो वास्तव में दूसरी कोटि की अभिक्रिया है, जो वास्तव में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बातें क्या कर रही है? व्यवहार। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स इसके आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल्स हैं? देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है इक्षु शर्करा का प्रतिपन और दूसरा है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। नंबर 1, इक्षु शर्करा का प्रतिपन। ठीक है। इक्षु शर्करा होती है गन्ने की शर्करा। इक्षु को कहते हैं गन्ना और शर्करा आप समझते हैं सुक्रोज। तो बताओ इक्षु शर्करा का क्या नाम होता है? सुक्रोज। और सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। इसका किया जल अपघटन। ठीक है। अम्लीय माध्यम में किया जाता है। ठीक है। प्रतिपन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको जैव अणु वाले चैप्टर में बताऊंगा। ये इक्षु शर्करा सुक्रोज होती है, गन्ने की शर्करा का जब जल अपघटन किया जाता है तो एक तो ग्लूकोज बनता है और एक बनता है फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज हो गया और ये क्या हो गया? फ्रक्टोज हो गया। ठीक है। अभी इस अभिक्रिया का वेग समीकरण मैं लिखूं तो प्रायोगिक तौर पे मुझे प्राप्त हुआ वेग बराबर K C12H22O11 और H2O। ठीक है। दोनों की पावर 1-1 हो जाएगी। ठीक है। ये मुझे प्रायोगिक तौर पे वेग समीकरण इसका प्राप्त हुआ है। तो बताओ अभी इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 2। और इसकी आणविकता कितनी होगी? 2। अब मैंने क्या किया? इस अभिक्रिया में H2O को आधिक्य में ले लिया। जैसे ही H2O को आधिक्य में लोगे तो बताओ H2O की सांद्रता नियत हो जाएगी और इस अभिक्रिया का वेग H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पे घात कितनी आ जाएगी? 0। और जैसे ही घात 0 आएगी तो बताओ कोटि कितनी हो जाएगी? 1। और आणविकता अभी भी कितनी होगी? 2। तो अब इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया।
प्रतिपन्न का क्या मतलब होता है वो आपको मैं जैव अणु वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO C2H5। इसका किया जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, तो बनेगा एसिटिक अम्ल प्लस एथिल एल्कोहल। ठीक है, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण प्रायोगिक तौर पर प्राप्त होता है वेग बराबर K CH3COO C2H5 की पावर 1 और H2O की पावर भी 1। तो बताओ इसकी कोटि कितनी होगी 2 और इसकी आणविकता कितनी होगी 2, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे, इसमें भी कितने अणु भाग ले रहे थे 2। अब मैंने क्या किया, इस अभिक्रिया में H2O को आधिक्य में ले लिया। जैसे ही H2O को आधिक्य में लोगे तो बताओ अब इस अभिक्रिया का वेग H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 1 और आणविकता अभी भी कितनी रहेगी 2। वास्तव में ये दोनों अभिक्रिया कौन सी कोटि की थी, द्वितीय कोटि की, लेकिन विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बातें क्या कर रही है, व्यवहार। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दोनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है अभिकारक की भौतिक प्रावस्था। हम जानते हैं किसी भी पदार्थ की मुख्य रूप से 3 प्रावस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। मुख्य रूप से कितनी प्रावस्थाएं होती है 3, ठोस, द्रव और गैस। देखिएगा, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक गैसीय प्रावस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग सर्वाधिक होता है। द्रव प्रावस्था में यदि अभिकारक होते हैं तो अभिक्रिया का वेग गैसीय प्रावस्था वाले अभिकारकों की तुलना में कम होता है और द्रव प्रावस्था वाले अभिकारकों वाली अभिक्रिया का वेग ठोस प्रावस्था वाले अभिकारकों वाली अभिक्रिया से क्या होता है, ज़्यादा। इसका मतलब गैसीय प्रावस्था में यदि अभिकारक है तो अभिक्रिया का वेग सबसे ज़्यादा होगा, ठोस प्रावस्था में अभिकारक होंगे तो अभिक्रिया का वेग सबसे कम होगा। इसका कारण ये है कि गैसीय प्रावस्था में क्या होता है, टकरों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है अभिकारक अणुओं के मध्य। द्रव प्रावस्था में टकरों की संख्या अभिकारक अणुओं के मध्य गैसीय प्रावस्था की तुलना में कम होती है और सबसे कम ठोस प्रावस्था में होती है जब अभिकारक होते हैं। तो बताओ मुझे अभिक्रिया का वेग कब ज़्यादा होगा, जब अभिकारक गैसीय प्रावस्था में होंगे, और सबसे कम कब होगा जब अभिकारक कौन सी प्रावस्था में होंगे, ठोस प्रावस्था में। इसका कारण ये है कि टकरों की संख्या किसके मध्य, अभिकारक अणुओं के मध्य। टकरों की संख्या सर्वाधिक गैसीय प्रावस्था में होती है। ठीक है, तो पहला कारक क्या है, अभिकारक की भौतिक प्रावस्था। ठोस से ज़्यादा अभिक्रिया का वेग द्रव प्रावस्था में और द्रव प्रावस्था से ज़्यादा अभिक्रिया का वेग कौन सी प्रावस्था में होता है, गैस प्रावस्था में। दूसरा कारक है अभिकारक अणुओं का आकार। देखिएगा, अभिकारक अणुओं का आकार या फिर मैं कह सकता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारक अणुओं का आकार जितना कम होता है, अभिकारक अणुओं का आकार जितना कम होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा
टकरों की संख्या अभिकारक अणुओं के मध्य उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज़्यादा। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज़्यादा। देखिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो हम आगे पढ़ेंगे आर्हेनियस के सिद्धांत में कि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना क्या है, आवश्यक। जितनी ज़्यादा टक्करें होती है अभिक्रिया उतनी ही फास्टली संपन्न होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिकारक अणुओं का जो आकार है, या फिर हम कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकार जितना कम होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में एक चौक है बड़ी, ठीक है, उसको आप रख लीजिएगा, अपने हाथ पे रख लो, तो बताओ कुछ इतना स्थान वो घेरेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा ये मार्कर है, इस मार्कर ने इतना स्थान घेर रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी पत्थर से या फिर हथौड़े से या किसी भी चीज़ से इसको तोड़ करके इसका चूरा बना लें, और चूरा बनाने के बाद में उसको हाथ पे रखो, तो बताओ घेरा गया स्थान ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा होगा। तो कणों का आकार इस मार्कर का जो साइज़ है वो क्या होता जाएगा, तोड़ोगे तो टूटेगा, तो बताओ इसके कण छोटे छोटे हो जाएंगे, और छोटे छोटे कण होंगे तो बताओ इसके द्वारा घेरा गया स्थान क्या होगा, ज़्यादा। और घेरा गया स्थान ही क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब किसी चीज़ का आकार कम होता है तो उसके द्वारा घेरा गया स्थान क्या होता है, ज़्यादा। और घेरा गया स्थान ज़्यादा, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा, टकरों की संख्या ज़्यादा, अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज़्यादा। तो याद रखिएगा, अभिकारक अणुओं का आकार जितना कम होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही क्या होता है, ज़्यादा, और टकरों की संख्या भी ज़्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज़्यादा। तीसरा कारक है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, देखिएगा, अभिकारकों की सांद्रता यदि बढ़ती है तो प्राय अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, क्योंकि सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिकारक अणुओं के मध्य टकरों की संभावना उतनी क्या होगी, अधिक। तो अभिकारकों की सांद्रता यदि बढ़ती है तो प्राय अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि। तो मैंने आपको कितने कारक बता दिए, 3। पहला कारक क्या है, अभिकारक की भौतिक प्रावस्था, ठोस से ज़्यादा वेग द्रव प्रावस्था में और द्रव प्रावस्था से ज़्यादा वेग गैस प्रावस्था में। अभिकारक अणुओं का आकार या पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकार जितना कम होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा, टकरों की संख्या ज़्यादा होगी, वेग क्या होगा, ज़्यादा। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर प्राय अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद में चौथा कारक है ताप का प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, ताप का प्रभाव। देखिएगा, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। याद रखना है आपको कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों होती है, कारण क्या है, सुनिएगा। कारण ये है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है k, वो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वेग स्थिरांक बढ़ने के कारण अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। सर कैसे, समझाइए। देखिएगा, हम जानते हैं किसी अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है वो होता है वेग बराबर k, A की सांद्रता और B की सांद्रता। मान लीजिएगा कोई अभिक्रिया, उसमें अभिकारक A और B है, तो उसका वेग समीकरण हम लिखेंगे वेग बराबर k, A की सांद्रता, B की सांद्रता, इसकी घात x लगा दो और इसकी क्या लगा दो, y लगा दो, ठीक है। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया का तापमान बढ़ा रहे हैं। तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, सांद्रता में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, k बढ़ रहा है। भाई ये तो चीज़ चेंज होगी नहीं, सांद्रता तो चेंज होगी नहीं, तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, k बढ़ेगा, और k बढ़ने के कारण वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ताप पर। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k में क्या होती है,
वृद्धि होती है। अब बात आती है कि सर वेग स्थिरांक क्यों बढ़ता है ताप बढ़ाने पर, उसको हम समझेंगे आर्रेनियस के सिद्धांत के द्वारा। तो फिलहाल याद रखिएगा कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग इसलिए बढ़ता है क्योंकि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ता है। इस समीकरण के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तापमान बढ़ाओगे तो वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई एक चीज़ बढ़नी चाहिए। ये दोनों तो अनचेंज रहेगी क्योंकि सांद्रताएं हैं, तो ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा होगा, के बढ़ रहा होगा, तो के बढ़ने पर क्या बढ़ेगा, वेग। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के किस बात पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अब देखिएगा प्रायोगिक तौर पर पाया गया है कि किसी अभिक्रिया का ताप यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, किसी अभिक्रिया का ताप यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये याद रखनी है बात, आपको परीक्षा में पूछी जाती है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के में कितनी वृद्धि होती है, 2 से 3 गुना। के बढ़ेगा तो ही तो वेग बढ़ेगा। तो बताओ 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर के में कितनी वृद्धि होती है, 2 से 3 गुना। तो याद रखिएगा किसी अभिक्रिया का ताप प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के कितने गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है ताप गुणांक क्या होता है। ताप गुणांक को हम म्यू के द्वारा दर्शाते हैं। ताप गुणांक क्या होता है, देखिएगा ताप गुणांक दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात होता है जिनके ताप में अंतर दस डिग्री सेल्सियस का। ताप गुणांक का मतलब क्या है, ताप गुणांक को म्यू से दर्शाते हैं। म्यू दो भिन्न तापों में अंतर कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक। यदि ताप में अंतर कितने डिग्री सेल्सियस का हो, 10 डिग्री सेल्सियस का। मैंने आपको अभी बताया ना कि वेग स्थिरांक के जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। तो मान लीजिएगा, माना T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बराबर है kT, ठीक है। T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, kT। तो बताओ T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर मैंने मान लिया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है kT प्लस 10। तो इन दोनों वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होगा उसी हम क्या कहेंगे, ताप गुणांक कहेंगे। तो म्यू बराबर होगा kT प्लस 10 डिवाइडेड बाई kT। kT प्लस 10 का मतलब है T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और kT का मतलब है T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो बताओ इन दोनों का जो अनुपात होगा वो लगभग कितना होगा, 2 से 3 गुना, ठीक है। तो म्यू का जो मान होता है वो 2 से 3 गुना होता है। तो याद रखिएगा ताप गुणांक क्या होता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ऐसी स्थिति में इसको 2 गुना मानना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको इसको कितने गुना मानना है, 2 गुना। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या तो 2 मानोगे या 3 मानोगे, या तो 2 मानोगे या क्या मानोगे, 3 मानोगे। तो आपको कितने गुना मानना है, 2 गुना। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं। एक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया।
तो बताओ अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। क्या क्वेश्चन है वापस से सुन लो। एक अभिक्रिया है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी, अब उसका तापमान बढ़ा के कितने डिग्री सेल्सियस कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो बताओ अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा। अभिक्रिया पहले कितने डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी, 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 10 से कितना किया, 100, तो 10 से पहले 20 किया होगा, मान लीजिएगा 10 से पहले कितना किया, 20, फिर 20 से कितना किया होगा, 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 30 से कितना किया होगा, 40 डिग्री सेल्सियस, फिर 40 से कितना किया होगा, 50। ठीक है, हम 10-10 के टुकड़ों में मानेंगे क्योंकि हमारे पास में जो डेटा है वो 10-10 के टुकड़ों का ही है, क्योंकि हम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को कितने गुना मानते हैं, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना बढ़ जाता है, तो आपको 10-10 के टुकड़ों में चलना है, सीधा 10 से 100 पे नहीं आना है। ठीक है, 40 से कितना किया, 50, 50 डिग्री सेल्सियस से 60, 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस से कितना बताऊँ, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस से कितना बताऊँ, 90 डिग्री सेल्सियस, और 90 डिग्री सेल्सियस से कितना बताऊँ, 100 डिग्री सेल्सियस। वापस से सुन लीजिएगा, 10 से 100 किया है तो हम 10-10 के टुकड़ों में चलेंगे क्योंकि हमारे पास में जो डेटा है वो 10-10 के टुकड़ों का होता है, 2 गुना। ठीक है, तो बताओ 10 से 20 करोगे तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना। ठीक है, 20 से 30 करोगे तो अभिक्रिया का वेग फिर 2 गुना हो जाएगा, मतलब पहले जो 2 गुना हुआ था उसका फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2-2 गुणा आपको बढ़ाना है। तो बताओ यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3। तो बताओ यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर 7, यहाँ पे 2 की पावर 8 और यहाँ पे 2 की पावर 9। तो बताओ अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाएगा, 2 की पावर 9 गुना। अब बात आती है कि सर ये तो 10 से आपने 100 किया, तो 10 से 100 तक हमने कर लिया, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन कर लिया। परीक्षा में ये भी तो आ सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करते करते 1000 तक पहुँचोगे तो आपके तो 3 घंटे उसी में पूरे हो जाएंगे। तो कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका इसका हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका क्या है सुन लीजिएगा। यदि किसी अभिक्रिया का तापमान T1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 100 गुना बढ़ जाता है। T2 माइनस T1 बटा 100 गुना बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, वेग कितने गुना बढ़ जाएगा, 2 की पावर T2 क्या है बताओ, 100, और T1 कितना है 10, तो 100 माइनस 10 बटा 100, तो बताओ हो जाएगा 2 की पावर 90 बट सॉरी ये 10 है। फॉर्मूला क्या है, वेग बराबर 2 की पावर T2 माइनस T1 बटा 10 है, सॉरी 100 नहीं है, गलती से लिख दिया। तो बताओ 100 में से 10 गया, फिर 10 का भाग दोगे तो कितने गुना आएगा, 2 की पावर 9 गुना। ऐसे ही मान लीजिएगा कोई अभिक्रिया है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, उसका तापमान बढ़ा के आपने 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बताओ अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाएगा, 2 की पावर क्या करना है, T2 कितना है बताओ 500, T1 कितना है 50, तो 500 में से 50 गया, कितना बचा 450, और भाग किसका देना है बताओ 10 का, तो 450 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 45 गुना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वापस से एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि यदि किसी अभिक्रिया का तापमान T1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कितने गुना बढ़ जाता है, 2 की पावर T2 माइनस T1 बटा 10। सो नहीं है, गलती से लिखा था मैंने, T2 माइनस T1 बटा 10। तो ये था कि किस प्रकार से तापमान बढ़ाने पर तापमान का कितना मान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितने गुना
बढ़ जाता है। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा आर्यनीय सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे कि तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक k का मान क्यों बढ़ता है। क्या बताया मैंने आपको कि प्राय तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। वेग में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि वेग स्थिरांक बढ़ता है। वेग स्थिरांक कितना बढ़ता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात हमारे दिमाग में आती है कि तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक क्यों बढ़ता है, इसको हम समझेंगे आर्यनीयस के सिद्धांत के द्वारा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में आर्यनीयस के सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।